हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का प्रैक्टिस टेस्ट है वो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 4 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे और आप अपना फ्रेंड्स आप लोग का जब ये टेस्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने पॉइंट पे और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें से संबंध में कौन सही नहीं है फ्रेंड्स, उसको देखना है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी फ्रेंड्स, ये भी सही है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में था, ये भी सही है। लेकिन इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री युग से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है क्या कि उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो क्या है, तो 2 का सी इज द राइट आंसर यानी कि दर्शन। तो उपनिषदों के विषय वस्तु सहयात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसको मैच करना है। ठीक है, बोल रहा है क्या, सूची को सम्मिलित कीजिए। सूची वन यानी बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है, गृह त्याग, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति। तो कहाँ कहाँ क्या हुआ था उसके बारे में देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है कि बुद्ध का जन्म स्थल, तो कहाँ है, तो याद रखिए कमल। बुद्ध का जन्म स्थल कमल हो गया। गृह त्याग, तो गृह त्याग क्या हो जाएगा, तो घोड़ा, याद रखिए घोड़ा हो गया। मृत्यु क्या हो गया, तो स्तूप हो गया। और ज्ञान प्राप्ति क्या हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। तो 4 का डी इज द राइट आंसर कि नंद वंश धनानंद। तो फ्रेंड्स, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध पर नंद वंशीय शासक धनानंद का शासक था। ठीक है ना, तो ये कब में, तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व यानी 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। तो 5 का ए इज द राइट आंसर कि चोल कला। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कांसे की चतुर्भुज नटराज की मूर्तियाँ चोल कला की प्रसिद्ध मूर्ति हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। तो 6 का बी इज द राइट आंसर कि पल्लव। तो संगम साहित्य से केवल चेर, चोल एवं पांड्य वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा चेर, चोल और पांड्य वंश का मिलता है, पल्लव वंश का नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। तो पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो 7 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पांचाल महाजनपद की जो 2 राजधानियां थी, ठीक है ना, एक थी कि उत्तर पांचाल की राजधानियां अहिच्छित थी, याद रखिएगा अहिच्छित्र, याद रखिएगा उत्तर, क्या मैंने बताया कि उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी, तो काम्प्लीय थी। ठीक है ना, तो क्या थी, तो काम्प्लीय थी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो 8 का फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर की फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो 9 का सी इज द राइट आंसर कि धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई। पाल शासक कौन थे, तो धर्मपाल द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था। तो 10 का सी इज द राइट आंसर यानी कि विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि। तो मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है। तो फ्रेंड्स 11 का क्या हो जाएगा, तो डी इज राइट आंसर की पंचतंत्र का। तो अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो 12 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर यानी कि रामदास। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ठीक है, जबकि शिवाजी के संरक्षक दादाजी
कुंडदेव थे, ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स 13 का डी इज द राइट आंसर कि बंगाल में। तो पाबना किसान विद्रोह बंगाल में हुआ था और याद रखिएगा इस कब हुआ था, तो 1873, तो 1873 यानी कि 1873 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स 14 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो 15 का बी इज द राइट आंसर यानी कि शिशिर कुमार घोष ने। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। तो 16 का बी इज द राइट आंसर यानी कि केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन थे। यहाँ पे देखिए केशव लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे केशव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो 17 का सी इज द राइट आंसर कि 1928 में, 1928 में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो किसने किया था। तो 18 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। याद रखिएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन है कि कब किया गया। तो याद रखिएगा 1923 यानी कि 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 19 नंबर की चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो 19 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर कि 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को अब कहाँ पे हुआ था। तो गोरखपुर के यूपी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 20 का ई इज द राइट आंसर कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया था। तो बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो 21 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना पहले तो कब हुआ। तो याद रखिए 1884 में कि 1884 में किसने किया था। तो एम वीर राघवाचारी, ठीक है ना, राघवाचारी। तो एम वीर राघवाचारी याद रखिएगा कि एम वीर राघवाचारी हो गए, वी सुब्रमण्यम अय्यर। तो वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। तो पी आनंद चार्लू ने की थी, तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। 1884 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो 22 का डी इज द राइट आंसर कि प्रथम एवं तृतीय। तो प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा थोड़ा सा डेट आप लोग की 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 1930 को 30 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 यानी कि 1931 तक हुआ था। अब यहाँ पे द्वितीय क्या बात करते हैं। द्वितीय जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 से लेके, ठीक है ना, 7 सितंबर 1931 से लेकर 4 दिसंबर 1931 तक हुआ था, ठीक है। अगर बात करें तृतीय की, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका जो हमारा जो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आउट्रम एवं टेलर। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आउट्रम एवं टेलर, ठीक है। कब हुआ था। तो 1857। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 16 अक्टूबर 1905 को। तो फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो 25 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि रास बिहारी घोष। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, पहले तो ये 1907 में के अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि अभ्युदय पत्र के संपादक थे, तो कौन थे? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। तो साप्ताहिक पत्र जो थे अभ्युदय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? तो 27 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मैडम भीखाजी कामा। तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। कब लिया? तो 1907 ईस्वी में लिया। ठीक है, जहां इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 28 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1904 में। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा सर थॉमस रैले के अधीन वर्ष 1902 में, याद रखिएगा 1902 में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए गठित आयोगों की सिफारिश पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो 29 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि वारेन हेस्टिंग को। तो वारेन हेस्टिंग को घेरे की नीति रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो 30 का ई इज द राइट आंसर, कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो 30 का देखिएगा फ्रेंड्स कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डोरेजियो थे। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन थे? तो याद रखिएगा हेनरी विविनियन डेरोजियो थे। ठीक है ना, डेरोजियो। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स 31 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नवादा। तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो 32 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, की गंडक। तो तिरहुत त्रिवेणी तथा तेयूर नहर गंडक नदी पर स्थित है। तिरहुत त्रिवेणी तथा तेयूर नहर कहाँ पे? तो गंडक नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कि बिहार का अधिकांश भाग है। तो 33 का बी इज द राइट आंसर, की मैदानी। तो बिहार का 90% भाग मैदानी क्षेत्र है, कुछ भाग पर्वतीय तथा पठारी। याद रखें 90% भाग क्या है? तो मैदानी है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 34 का डी इज द राइट आंसर, कि 483 किलोमीटर। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, याद रखिए पहले उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। तो 35 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह। तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला है। तो 36 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मुंगेर। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, जिसमें जो जिले की जो संख्या जो कितना है? तो 876, मतलब कि वहाँ पे तथा सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है। कितना है? तो 221, मतलब लिंगानुपात मतलब क्या है? तो 876 है वहाँ पे, किस में? तो मुंगेर में। और सबसे अधिक कहाँ पे है? तो गोपालगंज, यानी कि गोपालगंज में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ज़िला नहीं, बस उनका जो लिंगानुपात जो है वो। पटना में कौन वहाबी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो 37 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो 37 का डी इज द राइट आंसर, की अली मोहम्मद। तो फ्रेंड्स सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन के दौरान पटना में 4 खलीफा नियुक्त किए, जो मोहम्मद हुसैन, इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया? तो 38 का बी इज द राइट आंसर, की ब्रज किशोर प्रसाद ने। ठीक है, तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्या की ओर लोगों का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया तथा ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें समस्या निदान पर जोर दिया गया। तो याद रखिएगा कि 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण
मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज्य अभिषेक हुआ? तो 39 का ए इज द राइट आंसर यानी कि फर्रुखसियर। याद रखिएगा, तो फर्रुखसियर जो थे वो क्या थे? तो 1713 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1713 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर है कि बिहार के प्रमुख रियासतों और क्षेत्रों का मिलान करें। रियासत हो गया, क्षेत्र हो गया, तो श्रीनगर, तो श्रीनगर जो है वो पूर्णिया हो जाएगा, इसके रियासत पूर्णिया हो जाएगा। दरभंगा क्या हो जाएगा? तो दरभंगा का मिथिला सही है। टेकारी का क्या हो जाएगा? तो टेकारी का फ्रेंड्स देखिए, टेकारी का जो है वो क्षेत्र सारण नहीं है, टेकारी का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो गया। याद रखिए, क्या? तो गया है। ठीक है, अगर हथुआ की बात करें तो हथुआ का देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, और यहाँ पे बात करें हथुआ का, तो हथुआ का क्या हो जाएगा? तो सारण हो जाएगा। ठीक है, हथुआ क्या हो जाएगा? सारण हो जाएगा। मतलब कि टेकारी का हो जाएगा गया और हथुआ क्या हो जाएगा? सारण हो जाएगा। ठीक है, इसको मैच करना है, मतलब श्रीनगर पूर्णिया दरभंगा मिथिला ये सही है, और टेकारी का हो जाएगा गया और हथुआ क्या हो जाएगा? सारण। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा दिए हुए हैं, तो इसका फ्रेंड्स जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो 41 का 20 द राइट आंसर यानी कि 1934 में। तो वर्ष 1934 में आया भूकंप बिहार में आए भूकंपों में सबसे बड़ा था, जिसमें बिहार में भारी तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ उस टाइम हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 42 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो 20 द राइट आंसर कि 1977 1977। तो अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1970 में किया गया था। इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य थे, तो कौन थे? तो 43 का ए इज द राइट आंसर कि राजेंद्र प्रसाद। तो 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के भवन में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ तथा इनके पहले जो प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो कब? तो 6 फरवरी 1921 को। ठीक है, उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जलकुंड सबसे अधिक गर्म है? तो 44 का ए इज द राइट आंसर कि ब्रह्मकुंड। तो राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 45 का ए इज द राइट आंसर कि 10 अगस्त 1929 को। तो 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? तो 46 का सी इज द राइट आंसर है कि 2020। तो वर्ष 2022 है, तो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब? 2022 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर है कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः है। तो 47 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और केरल हो गया। तो वन स्थित रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जो शीर्ष राज्य जो है क्रमशः कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और केरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि बिहार के किस अभ्यारण्य या पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स 48 का बी इज द राइट आंसर कि गोगाविल पक्षी विहार। तो फ्रेंड्स कटिहार जिले में स्थित गोगाविल पक्षी विहार को बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व यानी कि कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो 49 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर कि हरियाणा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन 2021 में किया जाएगा, जिसकी मेजबानी कौन मतलब सौंपी गई है? तो हरियाणा राज्य को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? तो 50 का बी इज द राइट आंसर कि वज्रपात की चेतावनी से। तो फ्रेंड्स भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय के अधीन भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने दामिनी ऐप विकसित किया। इसका संबंध आकाशीय बिजली को चेतावनी से है। यह ऐप बिजली, वज्रपात और ठनका के सटीक जानकारी 30 मिनट पहले ही दे देगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर है कि 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? तो 51 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट, याद रखिएगा 750 मेगावाट क्षमता वाले रोवा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जा रहा है। इसका नाम क्या है? तो रोवा सोलर प्लांट। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 52 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2030 तक। तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने BHEL भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट सौर परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर है कि किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की है? तो 53 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका में लगातार हो रहे हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कानून प्रवर्तक अभियान ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? तो 54 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मणिपुर। तो फ्रेंड्स मणिपुर में आइरिंग नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई याद रखिएगा फ्रेंड्स 141 यानी कि 141 मीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 703 मीटर ये क्या है? तो लंबा है। तो 703 मीटर लंबा है और 141 मीटर क्या है ये? तो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये कहाँ पे? तो मणिपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा रीड कीजिएगा इसको। ठीक है, देखिएगा कि अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिएगा 55 का क्या हो जाएगा कि यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था, ये सही है। इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया था, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, ये सही है। राज्य में सबसे स्वच्छ छत्तीसगढ़ चुना गया, तो ये भी फ्रेंड्स सही है। ठीक है, तो देखिएगा कि इंदौर लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुए हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार वाराणसी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं, मतलब क्या ये नहीं, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि केवल 3। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ना, केवल क्या होगा? केवल 3 हो जाएगा। मतलब क्या कि इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका जो ऑप्शन जो आपका ये जो है ना, ये लगातार 5वीं बार नहीं, लगातार 4थी बार इंदौर शहर चुना गया है। ठीक है ना, तो सबसे स्वच्छ जो शहर चुना गया 4थी बार, 5वीं नहीं होगा, यहाँ पे 4थी होगा। तो ये आपका गलत मैच है। बाकी आपका फ्रेंड्स यह स्वच्छता सर्वेक्षण का पंचायत संस्करण था, ये सही है। इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, ये भी आपका सही है। और राज्यों में सबसे स्वच्छ छत्तीसगढ़ को चुना गया फ्रेंड्स, ये भी आपका सही है। तो केवल आपका 3 जो है वो गलत है, 5वां नहीं 4था होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन उसको मैं सही कर दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स 56 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार। तो बिहार सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया? ठीक है, तो फ्रेंड्स 57 का ए इज द राइट आंसर कि मॉरिशस। तो मॉरिशस में एक जापानी जहाज से 4000 टन ईंधन तेल के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया। यह जहाज ब्राज़ील से सिंगापुर के लिए जा रहा था। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 58 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि जेम्स एंडरसन। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया का पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 59 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास कैसा अभ्यास है? तो फ्रेंड्स 59 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर कि भारत रूस नौसेना अभ्यास। तो बंगाल तथा रूस के मध्य इंद्र नौसेना अभ्यास 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो 60 का ए इज द राइट आंसर की डेविड एटनबरो को। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी इतिहासकार डेविड एटनबरो को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को आगे बढ़ाने हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इस वर्ष पुरुष वर्ग के विजेता राफेल नडाल रहे, महिला विजेता नोआमी ओसाका रही। फ्रेंड्स, तो देखिएगा 61 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 1 एवं 3। मतलब क्या, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंड्स, ये सही है, और महिला विजेता नोआमी ओसाका रही फ्रेंड्स, तो ये आपका सही है। तो फ्रेंड्स देखिए कथन एक, और इस वर्ष पुरुष विजेता ये नहीं थे, राफेल नडाल नहीं थे, तो याद रखिएगा डोमिनिक थीम थी। ठीक है, डोमिनिक थीम थे, जो कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे, तो डोमिनिक थीम थे। ठीक है, इस वर्ष। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? तो 62 का ए इज द राइट आंसर की ओजोन फॉर लाइफ। तो फ्रेंड्स, 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन संरक्षण दिवस की थीम ओजोन फॉर लाइफ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि 18 सितंबर 2020 को IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। IBSA में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिएगा 63 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिएगा कि सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही IBS में शामिल नहीं है। IBS में शामिल देश भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया तथा दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप लोग। 64 क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो 64 का 20 द राइट आंसर 2027। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत 2027 तक जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, और वो क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर टॉप वाला देश हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 65 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अधीर रंजन चौधरी। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। अगर बात प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए गिरीश बापट है। कौन? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स देखिएगा 66 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात। तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के सहयोग से जारी निर्यात तैयार सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है, और इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का दूसरा है और तमिलनाडु का तीसरा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर। तो फ्रेंड्स देखिएगा 67 नंबर है कि मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 67 का सी इज द राइट आंसर कि मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जो जन्म दर जो है वो बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 26.2 है, और बिहार में ग्रामीण जन्म दर जो है वह 26.8 तथा शहरी में जो है वह जन्म दर 21.9 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? तो सी इज द राइट आंसर, है कि सुसान डेनियल को। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 के सुसान डेनियल को कन्नड़ उपन्यास कुसुम्बावले के अंग्रेजी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुसुमावले। ठीक है ना, तो इसके लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर
कि नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? तो 69 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मैसिडोनिया को। तो नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। नाटो की जो अगर बात करें स्थापना की, तो इसका जो स्थापना हुआ था याद रखिए 1949 में, यानी कि 1949 में इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ठीक याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका 70 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि भागलपुर। तो सुंदरवन स्थित गरुड़ पुनर्वास केंद्र की तर्ज पर कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार का पहला और इकलौता केंद्र होगा। भागलपुर जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 71 नंबर की पुस्तक। फ्रेंड्स देखिए, पुस्तक एंड यूनाइटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो कौन है? तो 71 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर की पी चिदम्बरम। तो फ्रेंड्स पुस्तक अनडेफिनेटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक पी चिदम्बरम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखिएगा कि मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? तो 72 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नियो। तो प्रशांत महासागर में स्थित देश नियो डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है। डार्क स्काई के से अर्थ है रात्रि के समय वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखना। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर देखिए कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स 73 का ई इज द राइट आंसर, कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हिलेल फ्रेंस्टेनबर्ग इजराइल और ग्रेगरी मार्गुलिस रूसी अमेरिकी को वर्ष 2020 के लिए एबल प्राइज दिया गया। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग, ठीक है, हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग हो गया और ग्रेगरी मार्गुलिस को क्या दिया गया? तो एबल प्राइज दिया गया गणित के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये अगर बात करें यहाँ पे हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग जो है वो किस देश से है? तो इजराइल से है। और ग्रेगरी मार्गुलिस जो है वो रूसी और अमेरिकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर की वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 74 का डी इज द राइट आंसर की 25। तो वर्तमान भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25वां न्यायालय जो अभी बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, यह अमरावती में स्थित है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विषय दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया? तो 75 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 5 अगस्त 2019 को। तो 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर धारा 370 को 2 खंड 1 लागू और 35A को समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स 76 का डी इज द राइट आंसर की सिल्वीकल्चर। तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग है। तो 77 का ई इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ग्रेव्स रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग है। याद रखिएगा, ग्रेव्स रोग। ठीक है ना, ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ग्वाइटर जो होता है वो क्या होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो 78 का ई इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो काला जर हो गया एवं मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो काला जर हो गया तो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। खसरा जिसको हम लोग मेसिल्स कहते हैं, खसरा और डेंगू रोग वायरस से कारण होता है। खसरा हो गया और डेंगू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो 79 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 79 का सी, यानी कि शैवाल। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है।
तो क्या क्या कहा जाता है, तो 80 का ए इज द राइट आंसर यानी कि चाल। तो कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर जब एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो 81 का बी इज द राइट आंसर यानी कि आभासी। तो एक समतल दर्पण हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण के समान दूरी पे होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है और सीधा होती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर फ्रेंड्स। देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स 82 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्पादक। तो उत्पादक जैविक एवं अजैविक घटकों के तथा विचौलिया का कार्य करता है, उसके मध्य का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। तो 83 का ए इज द राइट आंसर यानी कि O2। तो हरित गृह जो गैस है फ्रेंड्स वो क्या है, तो याद रखिएगा CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2O हो गया, CFC हो गया, CO2 हो गया फ्रेंड्स और CH4 हो गया और CN2O हो गया, N2O हो गया। ये हरित गृह गैस है और कौन नहीं है, तो O2 नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर है आपका कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबंध निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है। तो 84 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रेटिना के पीछे। तो दूरदृष्टि दोष में रोगी को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तथा इसके उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में जैव विविधता को की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है। तो 85 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ई इज द राइट आंसर यानी कि देखिए फ्रेंड्स ई इज द राइट आंसर मतलब क्या कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, यानी कि पूर्वी हिमालय ये भी यहाँ भी है, इंडो बर्मा, सुंडालैंड हो गया और पश्चिमी हिमालय फ्रेंड्स। तो ये जितने भी है ऑप्शन ये सब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर कि रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है। तो 86 का ई इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, यानी कि सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट। याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट रक्त में मिलकर ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर कि निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो 87 का डी इज द राइट आंसर यानी कि विद्युत धारा। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कि तापमान का एसआई मात्रक है। तो 88 का सी इज द राइट आंसर यानी कि केल्विन। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। जूल कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जूल जो होता है जो कार्य और ऊर्जा, याद रखिएगा जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो 89 का डी इज द राइट आंसर यानी कि विटामिन के। तो विटामिन के एवं कैल्शियम रक्त जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो 90 का ई इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र जो हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें तिलचट्टा, कॉकरोच हो गया, पॉर्न हो गया, कॉकरोच, पॉर्न, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर कि निम्न में से किस में ऑक्सीकृत रुधिर प्रभावित होता है। तो 91 का बी इज द राइट आंसर यानी कि फुसफुस धमनी में। तो सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रभावित होता है। फुसफुस धमनी इसका अपवाद है, इसमें अनऑक्सीकृत रुधिर प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो अनऑक्सीकृत यानी कि देखिए फुसफुस शीश हो गया, महाधमनी हो गया, वृक्क धमनी, इसमें क्या होता है कि रुधिर प्रभावित होता है। ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होता है तो उसमें अनऑक्सीकृत जो ऑक्सीकृत होता है इसमें अनऑक्सीकृत प्रभावित होता है यानी कि फुसफुस धमनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो 92 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन कोशिकाओं के फेफड़े तक बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है।
अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, देखिएगा कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो कौन सा मैच नहीं है। तो 93 का देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो देखिएगा एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है और सिल्वी कल्चर छिपकलियों का अध्ययन से संबंधित है। तो फिर देखिएगा सिल्वी कल्चर जो है वह वन्य कृषि का अध्ययन है, ठीक है ना, वन्य कृषि का अध्ययन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो 94 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि यूरासिल। तो यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो 95 का ए इज द राइट आंसर की सौर विकिरण। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर विकिरण है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर की भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया था। तो 96 का सी इज द राइट आंसर की कैबिनेट योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था, तो नवंबर 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था, तो 97 का डी इज द राइट आंसर की 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तो किससे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर के संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। तो 98 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि चौथी। तो संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व केंद्र संघ राज्य क्षेत्र में सीटों के आवंटन का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो 99 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पंचायती राज व कृषि राज सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आते हैं, तो याद रखिए पंचायती राज व कृषि राज्य सूची, वह मतलब पंचायती राज व कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क कब शामिल किया गया। तो 100 का 20 राइट आंसर की 1976 में। तो संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या है, तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में है, तो 101 का 20 द राइट आंसर के अनुच्छेद 53। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। तो 102 का फ्रेंड्स 20 द राइट आंसर हो जाएगा, कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है, परंतु वह संसद का अभिन्न अंग भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 103 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो वर्ष 1989 यानी कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर कब कर दी गई, तो 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। तो कब, तो याद रखिएगा 1988 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 104 का सी इज द राइट आंसर कि 42वें। तो संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स 105 का ए इज द राइट आंसर है कि अनुच्छेद 262। तो संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर देखिए कि ब्राह्मण आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय
आपात की घोषणा किया गया? तो 106 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 2। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962 में, 1971 में और 1975 में घोषित किए गए, जिसमें से 1962 और 1971 में ब्राह्म आक्रमण के द्वारा पर तथा 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 2। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल मैंने बताया कि 3 बार हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार हुआ था? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया तो 3 बार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ब्राह्म आक्रमण के आधार पर। याद रखिए तो 2 होगा, नहीं तो ऐसे कितना बार हुआ था? 3 बार हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो 107 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर है कि पंजाब। तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम वर्ष कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में, 1951 में पंजाब राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं तो कौन करते हैं? तो 108 का डी इज द राइट आंसर कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 109 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 109 का सी इज द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 40। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से किया गया। यह संसाधन 24 अप्रैल 1993, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। अनु 40 ग्राम पंचायत एवं उनके शक्तियाँ से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत एवं उनके शक्तियाँ से संबंधित है, याद रखिएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी उसे अधिकतम कितनी समयावधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 110 का बी इज द राइट आंसर कि 6 माह। तो याद रखिएगा जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं हो उसे 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 111 का डी इज द राइट आंसर का अनुच्छेद 28। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 112 का सी इज द राइट आंसर है कि टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि। तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 113 का डी इज द राइट आंसर कि यहाँ पे आर के सनमुखम, याद रखिएगा शेट्टी। तो आर के सनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन 114 नंबर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 114 का ई इज द राइट आंसर कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा किसी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द के बदले संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लेकिन बजट का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि लिंग असमानता सूचकांक मतलब GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 115 का सी इज द राइट आंसर है कि 2010 में। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 1990 से, ये रिपोर्ट कब से जारी होता है? तो याद रखिए 1990 से जारी होता है। तो 1990 में लिंग असमानता सूचकांक GII यानी कि बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक तथा असमानता संयोजित HDI को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर देखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो 116 का ए इज द राइट आंसर कि हेराल्ड डोमर मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पहले कब हुआ था? तो याद रखिए 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है। पहला हेराल्ड
डोमर मॉडल पर, जबकि दूसरी पंचायती पंचवर्षीय जो योजना हुआ था 1956 से लेकर 1961 में हुआ था। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है। तो 117 का सी इज द राइट आंसर कि खुले बाजार की प्रक्रिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के रूप में खुले बाजार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 118 नंबर। फ्रेंड्स देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें। तो नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स 118 का ए इज़ द राइट आंसर, मतलब केवल एक सत्य होगा। ठीक है, तो नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। तो नाबार्ड का गठन 1982 में, यानी कि 12 जुलाई 1982, याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बताया मैंने, तो यहाँ पे 12 जुलाई 1982 आप लोग याद रखिएगा। 12 जुलाई 1982 को वी शिवरामन की समिति के सिफारिश पर हुआ था। किस समिति, तो वी शिवरामन की समिति के सिफारिश पर हुआ था। और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, वो किसे प्रदान करता है, तो नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा को प्रदान करता है, ये नहीं, तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को साख सुविधा का प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 119 नंबर कि आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो 119 का सी इज द राइट आंसर कि नगद आरक्षित अनुपात। तो आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर की GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 120 का बी इज द राइट आंसर की कराधान प्रणाली। तो फ्रेंड्स GAAR कर वंचन एवं काले धन का रोकथाम हेतु बनाया गया है। ठीक है ना, और नियमों का जो समूह है जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कराधान प्रणाली। अगला क्वेश्चन 121 नंबर देखिएगा कि जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चारवाह हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 121 का बी इज द राइट आंसर कि मध्य एशियाई स्टेपी। तो उपयुक्त कथन मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 122 नंबर कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित से कौन सी है। तो 122 का सी इज द राइट आंसर कि पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। ठीक है, तो 122 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 123 का बी इज द राइट आंसर कि 88.71%। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71% प्रतिशत है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो 124 का ए इज द राइट आंसर कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 125 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है किस रूप में जानी जाती है। तो कौन से रूप में जानी जाती है। तो 125 का बी इज द राइट आंसर है कि व्यापारिक हवा। तो फ्रेंड्स देखिएगा अस्थाई पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है व्यापारिक पवनों के मूल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 126 क्वेश्चन है क्या कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो 126 का ए इज द राइट आंसर कि नीलगिरी पहाड़ियों। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई याद रखिएगा 2637 मीटर लगभग इसकी क्या है तो ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन 127 नंबर कि सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। तो 127 का बी इज द राइट आंसर यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण है। अगला क्वेश्चन 128 नंबर की कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। तो 128 का ए इज द राइट आंसर है कि कृष्णा। तो कोयना किस नदी की सहायक नदी है। तो कोयना जो है वह ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है।
अगला क्वेश्चन है आपका 129 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो रेपसीड का, तो 129 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कनाडा। तो विश्व में रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा करता है। चीन का दूसरा स्थान है, और चीन का कुछ दूसरा कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान वो करता है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर कि देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है। तो 130 का सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। तो देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 131 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। तो 131 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर कि हरमटन। ठीक है, तो हरमटन के कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि हरमटन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र पवन की शुरुआत लाती है, जिससे मौसम सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, गिनी तट पर इसे कौन से, तो डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, देखिएगा तो बी इज द राइट आंसर कि केन्या। तो केन्या विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यू के संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सबसे बड़ा आयातकार देश है। आयातक यानी कि आयातक जो देश है वो कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जो सबसे निर्यातक देश जो है वो कौन है, तो याद रखिए केन्या है। ठीक है, 133 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 133 का सी इज द राइट आंसर कि उड़ीसा। तो बॉक्साइट की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 134 नंबर कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत योगदान कितना है। तो 134 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 22। तो भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत जो योगदान है वह कितना है, तो याद रखिएगा 20 मतलब 22% मतलब है, लेकिन लगभग कितना है, 21.12% है, लगभग 22% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 135 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो 135 का बी इज द राइट आंसर 40 डिग्री से 50 डिग्री। तो मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री से फ्रेंड्स 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो 50 नहीं फ्रेंड्स देखिएगा 60, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40 से 60 हो जाएगा। ठीक है, अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। छिछले समुद्र पादप प्लैंकटन की प्रचुरता, ठंडी और गर्म जल धाराओं का संगम, प्रशीतस व्यवस्था एवं तुतगामी यातायात की सुविधा मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 136 नंबर देखिएगा कि कांस्यवालांक किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो 136 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि रसायन। तो कांस्यवालांक विश्व में रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह मोरक्को में स्थित है, मोरक्को। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कि वाव एल मंडब किस को जोड़ती है। तो 137 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि लाल सागर एवं अरब सागर। तो वाव उल मंडब जल डमरू मध्य लाल सागर एवं अरब सागर में स्थित अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर कि स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। तो 138 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि म्यांमार। तो फ्रेंड्स म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 139 नंबर की छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 139 का बी इज द राइट आंसर, की झारखंड। छऊ सरहुल झारखंड के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन 140 नंबर की हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स 140 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। तो डॉक्टर खुराना को कब 1968 यानी कि वर्ष 1968 यानी कि 1968 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। उन्हें यह पुरस्कार जेनेटिक कोड
पर उनके काम के लिए मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए आपका 41 से 50 आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो देखिएगा 141 हो गया, इसको बना लीजिएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में PDF फॉर्म में दे दूंगा, तो आप उसे मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये 142 क्वेश्चन हो गया, ये 143 क्वेश्चन, 143 नंबर क्वेश्चन हो गया, 144, 145, 46, 47, वीडियो पॉज करके बना लीजिए, 48, 49 और 150 फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 150 टेस्ट कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपका एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन प्रश्न जो 4 है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, 150 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। और हाँ, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर अपने होंगे ना, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, जो एडिटोरिया का जो 66वां बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर कल एक नया वीडियो, नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।